हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड अपनी प्रिपरेशंस को एकदम अप टू डेट रखने के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू टुडेज रिविजन लेक्चर एंड आज का जो रिविजन लेक्चर है इट इज ऑल अबाउट द सीएमए फाइनलिस्ट ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ये चैप्टर आपके न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है। Do not worry about the notes, you know how to take it. Description box में एक number दिया हुआ है, you can WhatsApp me on that number and I will provide you with these notes. So no need to pause the video and then write it down for yourselves. And चलिए फटाफट से आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्विकली एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा आज का चैप्टर है। देयर इज वन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड देन वी हैव द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। दोनों में ही डिफरेंस होता है। जो हमारे कैस है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली दे आर 24 इन नंबर एंड वो बेसिकली हमें हर चीज जितनी भी हमारी कॉस्ट की आइटम्स है उनका ट्रीटमेंट क्या होता है एंड वो हम अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे उस सब के बारे में होते हैं। देन वी हैव द मटीरियल्स, यूटिलिटीज, पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सारे कैस हम अलग से दूसरे डिवीजन लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये है बेसिकली कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। आप एक कॉस्ट ऑडिटर हो या फिर आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, बेसिकली करना क्या आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हो उसके अपने अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को वेरीफाई करना है। एक इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड स्टेट ऑफ माइंड से एग्जामिन करना है उसके अकाउंट्स को एंड देन अपना उसके ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली समवॉट सिमिलर है टू द डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी हमारे होते हैं फॉर द ऑडिटिंग पर्पस। ये कॉस्ट ऑडिटर फॉलो करता है। अभी तक इंस्टीट्यूट ने ये 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे हैं, 101, 102, 103 एंड 104। क्विकली फटाफट से रिवाइज करते हैं कि ये क्या 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। चलिए, सो दिस इज एज पर द न्यू स्टडी मटेरियल। जो आपका न्यू सिलेबस है, सिलेबस 2022 का, उसके न्यू मटेरियल के हिसाब से ही चैप्टर नंबर 5 है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन कॉस्ट ऑडिटिंग। ये इशू किया है इंस्टीट्यूट ने। ये बेस्ड किसके बेस्ड है? ये दीज आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्योंकि आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो या फिर आप एक कॉस्ट ऑडिटर हो, आपने अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को, लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने फाइनेंशियल अकाउंट्स को एंड कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट अकाउंट्स को वेरीफाई करना है। अनइन्फ्लुएंस्ड स्टेट ऑफ माइंड से इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करके अपना ओपिनियन उनके ऊपर एक्सप्रेस करना है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड, अभी तक कितने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं? 4 इशू हुए हैं हमारे, 101, 102, 103 एंड 104। एक एक करके फटाफट से ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हम रिवाइज करते हैं। पहले एक बार मैं आपको इनका नाम बता देती हूँ। जो 101 है, इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग अ कॉस्ट ऑडिट, कि आप किस तरीके से प्लान करते हो, उसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं। देन वी हैव कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देन थर्ड है हमारा ओवरऑल हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं व्हेन वी डू एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो हमारा लास्ट है 104, दैट इज ऑल अबाउट कि आप कभी भी कोई ऑडिट करते हो तो बेसिकली आपको उसका इन्वायरमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हर चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो कॉस्ट ऑडिटर को फॉलो करनी पड़ती है अपने ऑडिट करते टाइम। थ्योरी क्वेश्चंस इसमें से पुट अप हो सकते हैं एग्जाम में। इफ आई टॉक अबाउट प्योरली थ्योरी क्वेश्चंस इसमें से आएंगे आपके। एंड लेट्स बिगिन। ये सबसे पहला है आपका प्लानिंग का कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101। चलिए 101 एक बार हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आप देखिए, इसमें है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का? कि जो भी आप कॉस्ट ऑडिट प्लान कर रहे हो उसकी प्लानिंग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। प्लानिंग किस तरीके से करनी है, किन किन पॉइंट्स को आपको टेक इनटू कंसिडरेशन करना है फॉर अ प्रॉपर प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि आप मेंबर्स को गाइड करोगे ऑडिट को प्लान करते टाइम। कोई भी कॉस्ट स्टेटमेंट है, वी बीइंग द कॉस्ट ऑडिटर्स, हमें कॉस्ट स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है एंड उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना होता है। तो जितने भी कॉस्ट ऑडिटर्स हैं उनको अपनी कॉस्ट ऑडिट किस तरीके से प्लान करनी चाहिए उसके ऊपर है ये। एंड कुछ डेफिनेशंस इसके अंदर दी गई हैं। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, सबसे पहला डेफिनेशन ऑडिट का है। ऑडिट हम सब जानते हैं क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? अनइन्फ्लुएंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज अनबायस्ड। एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम किस चीज का? हम कर रहे हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन, दैट इज कॉस्ट ऑडिट। एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। देन वी हैव ऑडिट पार्टनर। हमारी फर्म में जितने मेंबर्स हैं उन सबको हम बोलते हैं ऑडिट पार्टनर। ये डेफिनेशन ज्यादा नहीं आएगी आपके एग्जाम में।
ऑडिट प्लान आप एक बार रीड कर सकते हैं कि प्लान का क्या मतलब है। बेसिकली कि आपने अपना एनटीई डिसाइड करना है, that is nature, timing and extent of the risk assessment of any kind of audit that you are undertaking. NTE डिसाइड करने के लिए हम वी कॉल इट इन शॉर्ट NTE, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। इसको डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमें अगर ये डिसाइड करना है कि एक कॉस्ट ऑडिट जो हम कर रहे हैं या फिर फॉर एनी मैटर हम कोई भी अगर ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं तो ऑडिट का नेचर कैसा होगा, उसकी टाइमिंग कितनी होगी एंड उसका हम एक्सटेंड कितना करेंगे, जो हम आगे आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स है उसमें भी हम पढ़ेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह भी वन ऑफ दी मेजर फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड कराते हैं कि हमारा NTE एक ऑडिट का क्या होगा। अगर हम इंटरनल कंट्रोल्स को ढंग से वेरीफाई करते हैं एंड इंटरनल कंट्रोल्स हमारे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं तो ऑब्वियसली बात है, विच बेसिकली मीन्स कि हर चीज़ मोटा मोटा आपके अकाउंट्स में जो है वो ठीक ही होगी। तो उसके लिए हम जो वाउचिंग करते हैं, थोड़े से सैंपल टेस्टिंग जो है हम थोड़े बहुत सैंपल्स में करके अपने आप को अच्छे से कर लेते हैं सेटिस्फाई। बट अगर हम देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स काफ़ी वीक है तो कहीं ना कहीं एक साइन है जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम अपनी सैम्पलिंग के लिए नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, इन डिटेल इन डेप्थ हम करते हैं उसकी एग्जामिनेशन। तो ऑडिट प्लान का बेसिकली यही मतलब है कि हम रिकॉर्ड करते हैं पूरा प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, रिस्क असेसमेंट का, प्रोसीजर्स का, हर चीज़ का, जितने भी हमें जो है अपने ऑडिट में कंडक्ट करने हैं। देन वी हैव रिक्वायरमेंट्स। अब एक ऑडिट करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑडिटर जो है वो ड्यूली अपॉइंट हुआ है। कोई भी प्लानिंग आप करोगे उससे पहले अगर आप कहीं पे अपॉइंट हो रहे हो तो उसके लिए पहले तो आप ये मेक श्योर कर लो कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है एंड वो विद ड्यू कंप्लायंसेस ऑफ ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस है। इसके लिए चैप्टर 1 जो बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का मैंने रिवाइज करवाया था उसमें भी हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 148। देन हमने उसमें पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्पावर करता है। हमने उसके बाद रूल्स पढ़े थे। रूल्स के आप देखिए चैनल पे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स जो हैं वो डले हुए हैं। चैप्टर 2 कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, उसके अंदर जो हमारा रूल 5 था दैट इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। रूल 6 में हमने इन सब अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। उसने उस कॉस्ट ऑडिटर ने अपॉइंट होते टाइम बेसिकली कितने आपने 3 आपने देने हैं कंफर्मेशंस कि हाँ भाई आप ड्यूली अपॉइंट हो रहे हो, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो एंड आपने सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करी हैं, आपका लीगल है ये अपॉइंटमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले आप इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपॉइंट हो रहे हो आपका अपॉइंटमेंट जो है वो ड्यू है, वो करेक्ट है एज पर द लॉज एंड एज पर द डिफरेंट रेगुलेशंस लेड डाउन। एंड उसके बाद फिर आप ऑडिट की प्लानिंग करोगे। प्लानिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्लान आप किस तरीके से अपना पूरा स्कोप करते हो, आप अपने पूरे ऑडिट को किस तरीके से कितने टर्म्स में डिवाइड करते हो, कितनी कितनी चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें, कुछ फैक्टर्स इसमें दिए हुए हैं जिन जिनको आपको कंसिडर करना होता है एक ऑडिट को प्लान करते हुए। चलिए रिक्वायरमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है देखिए, ऑडिट की प्लानिंग फेज से पहले कॉस्ट ऑडिटर ये इंश्योर कर लेगा कि उसका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रॉपर है। यही हमने अभी पढ़ा था। ऑडिट के जितने भी पार्टनर्स हैं उनको भी आपको ऑडिट के जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना है सारे डिस्कशन में। कॉस्ट ऑडिटर फॉर्मुलेट करेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओवरऑल एक ऑडिट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो कौन फॉर्म करेगा, कॉस्ट ऑडिटर फॉर्म करेगा ओवरऑल स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी में क्या क्या डिफाइन होगा, उस स्ट्रैटेजी में डिफाइन होगा आपका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट। देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते टाइम हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट थिंग्स व्हाइल फॉर्मिंग द स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्स अस टू डिफाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जस्ट सेकेंड। यस, यहाँ पे आप देखो ओवरऑल स्ट्रैटेजी के लिए हमारे रेलिवेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या है, मतलब वही जो हम इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह लगाते हैं वो सब हमारे कैसे हैं, ठीक। देन प्रीवियस ऑडिट इंगेजमेंट से हम नॉलेज एक गेन कर सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल कैसा चल रहा है। बिजनेस की नॉलेज ले सकते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी डेडलाइंस एंड
रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ठीक। कॉस्ट ऑडिटर एक ऑडिट प्लान डेवलप करेगा। ऑडिट प्लान के अंदर आपका लाइक आई सेड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होता है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट के बाद ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, और कॉस्ट ऑडिटर जो है वो सारी ओवरऑल जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उसको डॉक्यूमेंट करेगा, ऑडिट प्लान वगैरह बनाएगा। कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो उन चेंजेस को आप अपने ऑडिट एंगेजमेंट में ज़रूर मेंशन करोगे। इनिशियल ऑडिट जो है उसके अंदर कॉस्ट ऑडिटर परफॉर्म करेगा सारे प्रोसीजर्स, जैसे कि आप कोई भी स्पेसिफिक ऑडिट वगैरह है, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके बारे में भी हर इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई होगी, राइट। एंड नाउ वी हैव ये हमारा फर्स्ट ऑडिट जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102। दिस इज, ये जो ऑब्जेक्टिव लिखा है बेसिकली यहाँ पे ओवरराइड हो गया है, तो यहाँ पे हेडिंग जो है वो पीडीएफ में हट गई है, बट जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव है आप समझ जाओ कि नेक्स्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102, जो कि है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। बेसिकली एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करोगे, जो कि बेसिकली एक एविडेंस की तरह, एक प्रूफ की तरह एक्ट करता है कि आपने जो भी प्लान बनाया था, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, कोई भी आपको मिस स्टेटमेंट्स मिली है, कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी एक न्यू मटीरियल थिंग दैट केम टू योर नोटिस वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट का आपने कैसे स्कोप प्लान किया था, तो ये एक तरीके से एज एन एविडेंस जो है वो काम करता है फॉर द कॉस्ट ऑडिटर। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट का। यस, कॉस्ट ऑडिटर ने जो अपनी रिपोर्ट करी है उसका एक अच्छा एक एविडेंस है। ये रहा, ये एक एविडेंस है कि ऑडिट जो है वो प्लान करी थी और परफॉर्म करी थी एज इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कोई भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट करते हो वो एक तरीके से आपका प्रूफ है। रिटन में जो भी चीज़ होती है वो आपकी प्रूफ की तरह एक्ट करती है, तो ये एक तरीके का प्रूफ है कि आपने कोई भी चीज़ अगर कंडक्ट करी है, आपने कोई भी अपनी कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करी है, तो वो प्रॉपर as per following the cost audited standards थी, and plus as per all the legal and requirements, हर चीज इसमें है। स्कोप इसका यही है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली कि आपने कैसे कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो पूरी आप ऑडिट करते हो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करोगे और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। चलिए, बस आपको मेन चीज इसमें से पता होनी चाहिए, बाकी थ्योरी है, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि आपको जो स्टैंडर्ड में लैंग्वेज लिखी है आपको बाय हार्ट वही लर्न करनी है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो नाम से भी, एंड वहीं से आप थ्योरी जो है वो फ्रेम करके लिख सकते हो अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि स्टैंडर्ड्स में कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है जो आपको लर्न करनी हो। जैसे कि स्टैंडर्ड 1 था प्लानिंग का, उसमें एक चीज आप ध्यान रख सकते हो कि कॉस्ट ऑडिटर ने, अब जैसे इसका नाम ही प्लानिंग है तो आप इतना तो समझ ही गए हो कि आपने स्ट्रेटजी प्लान करनी है, फॉर्म करनी है रिगार्डिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, हर चीज। बट उससे पहले आप ये चीज एक ध्यान रख सकते हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो लीगल है, एथिकल है। ये एक न्यू पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो। बाकी तो नाम से ही जैसे प्लानिंग है 101 में, तो आप वही प्लानिंग से रिलेटेड हर चीज लिख सकते हो। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, NTE, आप इसमें मेन वर्ड याद रख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है हमारा 102, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। नाम से पता लग रहा है डॉक्यूमेंटेशन, कुछ डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंट करना मतलब राइटिंग में रिकॉर्ड करना। राइटिंग में रिकॉर्ड करना है तो ये एक तरीके का आपके लिए प्रूफ है, एविडेंस है कि हाँ भाई जो भी कॉस्ट ऑडिटर ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स का एग्जामिन किया है, ऑडिट कंडक्ट किया है, दैट इज एज पर द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एज पर ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है। डेफिनेशन इसके अंदर फिर से सारी वही है, बस एक न्यू डेफिनेशन है जो कि स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड्स फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इंक्लूडिंग वर्किंग पेपर्स, कोई भी रिकॉर्ड्स जिसके अंदर वर्किंग पेपर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ऑब्टेन और रिटेन बाय कॉस्ट ऑडिटर। ऑडिट करते टाइम पे कोई भी वर्किंग पेपर्स हैं जो ऑब्टेन करे हैं, मतलब मिले गए हैं, या फिर मेंटेन करे हैं, खुद से बनाए हैं, वर्किंग पेपर्स भी जो है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है? कोई भी रिकॉर्ड्स जो कि कंडक्ट करते टाइम कॉस्ट ऑडिट एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑडिटर ने मेंटेन किए हैं। नेक्स्ट हम एक बार देखते हैं ऑडिट फाइल क्या होती है। ऑडिट फाइल का क्या मतलब है? ऑडिट फाइल का मतलब है वन और मोर फोल्डर्स अदर देन और अदर स्टोरेज मीडिया, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फोल्डर्स जिनके अंदर रिकॉर्ड्स है।
जो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। तो वही फोल्डर्स को ही हम फाइल बोल देते हैं, बेसिक सी चीज थी। ऑडिट पार्टनर हमें पता है, पार्टनर जो होता है टीम, टीम का भी मतलब हमें पता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक बार देखते हैं। ये मैं स्पेसिफिकली आपको वही वाली डेफिनेशन पढ़ा रही जो कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। वर्किंग पेपर्स का मतलब क्या है? वर्किंग पेपर्स मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि रिकॉर्ड करते हैं सारे के सारे ऑडिट के एविडेंस। ऑडिट करते टाइम जो भी आपको सबूत मिले हैं वो सारे सबूतों को रिकॉर्ड करने को ही हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं? बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं ऑडिट के काम को, जो भी काम हमने किया है उसको सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं, एज अ प्रूफ वर्क करते हैं कि हाँ हमने हर काम कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही किया है। डेफिनेशन इनकी नहीं एग्जाम में एज सच पूछी जाएगी, बट फॉर योर बेसिक क्लियरेंस एंड फॉर योर बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन मतलब सारे रिकॉर्ड्स, ऑडिट फाइल मतलब स्टोरेज एक जगह पे जो हो रही है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ ऑडिट, जितने भी सामान की सारे डॉक्यूमेंट्स की, उसको ही हम बोलते हैं ऑडिट की आपकी फाइल। एंड वर्किंग पेपर्स मतलब सारे एविडेंसेस जो भी रिकॉर्ड करे हैं ऑडिटर ने वाइल कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट। एंड ये एक तरीके से एज एन एविडेंस, जो भी उसके ऑब्जर्वेशन थी हर चीज वो उसमें लिखते थे, एज एन एविडेंस भी काम कर सकते हैं कि हाँ जी हर चीज जो है वो एज पर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ही कंडक्ट हुई है। कॉस्ट ऑडिटिंग, अब ये देखो, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल यूजुअली कंटेन। अब इसमें ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आ जाएगा। चेकलिस्ट आ जाएगी, कोई भी चेकलिस्ट जो आपने बनाई है किस तरीके से, क्या पता आपने चेकलिस्ट बनाई हो कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सारे रूल्स को जो भी लॉ में दिए गए हैं, सरकार ने जो भी रूल्स निर्धारित किए हैं, क्या ये उन सबको कर रही है मैंडेट, जो भी सरकार ने मैंडेट किए रूल्स, क्या आप वो रूल्स को अप्लाई कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? हाँ जी कर रहे हैं। क्या आपने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो आपने अपने एज पर जो रूल्स प्रिस्क्राइब है, क्या आपने वो सारे रूल्स के हिसाब से अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं? हाँ जी बनाए हैं। तो इस तरीके की जो चेकलिस्ट है वो भी आपकी आती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। देन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंस्टीट्यूट ने जो भी प्रिस्क्राइब करे हैं उस पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में जो भी लगते हैं, एंड इन जनरल हर एक्सपेंस के जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब करे हैं वो, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम आएगा, सारी एनालिसिस आएगी, जितने भी एनालिसिस आपने किया कि हाँ भाई ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, तो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिकॉर्ड्स है, जब भी आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स आप फाइल कर रहे हो, जितने भी रिकॉर्ड्स आप अपने मेंशन कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ आपने फॉलो करी है उसके बारे में भी एनालिसिस जो है वो भी कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म करेगा पार्ट। ऑडिट क्वेरी लिस्ट, ऑडिट क्वेरी लिस्ट क्या है? बेसिकली इसके अंदर इट कंटेन्स अ लॉग ऑफ ऑडिट क्वेरीज रेज्ड एंड देयर रेजोल्यूशन। क्वेरी लिस्ट, जब भी आप ऑडिट कंडक्ट करते हो प्रैक्टिकली भी, जब भी आप कोई भी कभी भी कोई ऑडिट कंडक्ट करते हो तो उसमें जितनी भी आपकी क्वेरीज होती है, ऐसा नहीं कि आप अपने रिपोर्ट को सीधा ही क्वालिफाई कर दोगे या फिर आप सीधा ही कोई भी चीज़ पे किसी भी कंक्लूजन पे आ जाओगे। आप खुद वहां पे गए हो, वेरीफाई कर रहे हो, थर्ड पर्सन हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये एंट्री कैसे हुई है या फिर ये चीज़ की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे क्यों हुई है या फिर ये फिगर कहाँ से आई है या फिर ये चीज़ किस चीज़ को रिलेट करती है, तो आप डायरेक्टली उसको अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप उसकी एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं। आपको आज की आपकी जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हर 10 मिनट बाद किसी को अपने पास बुला लोगे। आप अपने पूरे दिन की फाइंडिंग्स को एक पेपर पर नोट डाउन करते हो कि हाँ भैया ये मेरे क्वेश्चंस हैं कि इन चीज़ों में मुझे आज पूरे दिन में जो है प्रॉब्लम है, मुझे इन पूरी चीज़ों में से एक्सप्लेनेशन चाहिए फाइनेंस ऑफिसर्स से, ऑफिस में जितने भी ऑफिशियल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनसे, मुझे एम्प्लॉयज से जो है एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्या मतलब है इनका, तो उसी को हम बोलते हैं ऑडिट क्वेरी लिस्ट। एंड अगर हमें कॉस्ट एंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी एब्स्ट्रैक्ट है तो वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट फॉर्म करेगा। वो आके हमें उन सब चीज़ों का सोल्यूशन देते हैं, हमें बताते हैं कि हाँ जी ये फिगर यहाँ से आई है, इसका ये मीनिंग है, हमने पहले इसका ट्रीटमेंट ऐसे किया था, अब इसका ट्रीटमेंट ऐसे है, हमने इसमें इस चीज़ की एडजस्टमेंट करी है। एंड इफ यू गेट सेटिस्फाइड तो ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बात वहीं पे खत्म हो गई, राइट। लेटर ऑफ कंफर्मेशन, लेटर ऑफ कंफर्मेशन बेसिकली हम काफ़ी सारी चीज़ों में मंगवाते हैं। अभी हम स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो अगर मटेरियल के लिए हमें कोई लेटर ऑफ कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई इतना मटेरियल है हमारे पास या नहीं है, तो वो भी हम रिकॉर्ड में अपने रखेंगे अपने पास, तो वो भी कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ
एंटिटीज रिकॉर्ड्स, एंटिटी के रिकॉर्ड्स में भी से भी हम अगर कोई भी सामान अपने पास रखते हैं तो वो भी हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा। एक चीज हम इसमें ध्यान रखते हैं कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पेपर फॉर्म में भी हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि किस तरीके से आपको अपने कॉस्ट ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बोथ, या फिर ओनली पेपर या ओनली इलेक्ट्रॉनिक। तो बोथ, दोनों में हम कर सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है, दोनों में कर सकते हैं। ठीक। कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। काफी सारे फैक्टर्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब लोग सेम रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करेंगे। अगर मैं किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर रही हूँ तो मैंने वहाँ की जो भी फाइंडिंग्स और मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो भी मैंने उस कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करते टाइम पे मेंटेन किए थे, और आपने जो जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, अगर आप किसी और कंपनी की किसी और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, जो भी काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और जो काम मेरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो किस लेवल पे कर रही है और वो कितना कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंड कर सकता है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितनी है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स उसका ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑडिटर ज़्यादा मेंटेन करेगा। मेथडोलॉजी और टूल्स कौन कौन से आप यूज़ करते हो, नेचर कैसा है ऑडिट का जो भी आपने परफॉर्म कर रहे हो। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बेनिफिट्स भी आपके लिए लिखे हैं। एंड चलिए एक बार बेनिफिट्स पढ़ते हैं। इनके जो बेनिफिट्स है, मतलब कि कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेनिफिट्स हैं। आपने अगर कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करी है, रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए हैं, तो आपको क्या क्या फायदा है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से। ये कॉस्ट ऑडिटर के लिए एज एन एविडेंस काम करते हैं। बिल्कुल, ये मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि आपके लिए एविडेंस है कि हर चीज़ कंप्लाई हुई है या नहीं हुई है और आपने किस तरीके से ऑडिट को प्लान किया था, क्या क्या आपकी फाइंडिंग्स है। हर चीज के लिए आपकी एक बेसिकली आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको संभाल के रखना है। स्टैंडर्ड में भी प्रिस्क्राइब है कि एटलीस्ट 10 साल तक तो आपको वो अपने पास रखना ही होता है। ऑडिट टीम को ऑडिट करने में भी हेल्प करती है। जब आपको पता है रिकॉर्ड्स आपके पास मेंटेन है तो आपको पता है किस तरीके से आपने मूव करना है। ऑडिट टीम अपने कामों के लिए अकाउंटेबल रहती है। आपको पता है कि आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपने ये काम करना है क्योंकि वो लिखा हुआ है। सो यू नो दैट यू आर गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर द सेम। तो आपको पता है कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आपको ये भी पता है आपने नेक्स्ट क्या करना है, और आपको ये भी पता है कि इन चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो लगने में हेल्प करता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, लाइक आई सेड, ये कॉस्ट ऑडिटर की प्रॉपर्टी है और इसको आप रिटेन करके रखोगे फॉर एटलीस्ट 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। जिस दिन आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट थी वहां से 10 साल तक तो एटलीस्ट ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसको आपको अपने पास संभाल के रखना है। चलिए ये दो हमारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हुए हैं। तीसरा कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अब हम आते हैं। ये बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स का स्टैंडर्ड है फॉर कंडक्टिंग दी कॉस्ट ऑडिट। So this is cost auditing standard 103. चलिए इसे पढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ले करना कॉस्ट ऑडिटर के लिए कि हम इंश्योर करें कि जितने भी हम कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं वो सब के सब अकाउंटिंग कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स के साथ इन अकॉर्डेंस विद ऑल द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। ठीक, ऑब्जेक्टिव हमेशा वही रहता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक कॉस्ट ऑडिटर का क्या है, कॉस्ट स्टेटमेंट में जो भी चीज़ है उसको रिपोर्ट करना, कि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि क्या हर चीज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की वो क्या करेगा पूरे ऑडिट में थ्रू आउट द जर्नी, उसको इस्टेब्लिश करने का ही स्कोप है इस स्टैंडर्ड का। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ये स्टैंडर्ड बताता है। फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, एक मैनेजमेंट को किस तरीके से अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके लिए भी ये बताता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी की कुछ एप्लीकेशन गाइडलाइंस है कि ये स्टैंडर्ड बेसिकली अप्लाई कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसकी एप्लीकेशन में ये जो सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेशन गाइडलाइंस में, जो सबसे पहला पॉइंट है ये है ऑडिट एंड एथिक्स का। एप्लीकेशन गाइडलाइंस में ये ऑडिट एंड एथिक्स का जो पॉइंट है कि आपने अपना ऑडिट जो है वो एथिकली करना है। आप बीइंग एन ऑडिटर
आपने किन किन प्रिंसिपल एथिक्स को वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट फॉलो करना है, ये हम कल की क्लास में ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। एक प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी मिलेगा फॉर कॉस्ट ऑडिटर प्रोफेशनल एथिक्स एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट। चैप्टर नंबर 3 है ये आपके न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से, एंड इसी का ये पार्ट है, इसी से रिलेटेड है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो एक ऑडिटर ने फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक मैंने आपको निमोनिक बताया था, आईसी कॉप, इससे आप ये सारे याद रख सकते हैं। इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, कि एक कॉस्ट ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन सब चीज़ों फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इनको वो ध्यान रखे एंड इन्हीं सब के साथ वो आगे अपने सारे रोल्स एंड अपनी ड्यूटीज निभाए। बिकॉज आपकी किस तरीके से बिहेवियर है मार्केट में, यू आर कैरिंग दैट ऑफ द इंस्टीट्यूट विद यू। एक कॉस्ट ऑडिटर कैसा है, वो एक उसका इंस्टीट्यूट भी वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कैसे हो, आप कैसे बिहेव करते हो, कितने लीगल हो, कितने एथिकली आप बिहेव करते हो, वही आपकी इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इनको ध्यान रखते हुए हमेशा ही आपने काम करना चाहिए। इंटेग्रिटी है, आप हमेशा ऑनेस्ट हो। ऑब्जेक्टिविटी, आप अनबायस्ड होके फेयर काम कर रहे हो, प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हो। कॉम्पिटेंस, आप हमेशा वही काम कर रहे हो जो करने के लिए आप कॉम्पिटेंट हो। जो भी काम आपके इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है कि कॉस्ट ऑडिटर ये काम कर सकता है, आप सिर्फ वही काम कर रहे हो। कोई भी ऐसा काम में आप इंडल्ज नहीं हो जिसके लिए आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। कॉन्फिडेंशियलिटी, हमेशा ही कोई भी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट की है वो आप हमेशा ही अपने पास कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपने हमेशा फॉलो करने हैं। देन वी हैव द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स जो कि आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट ऑडिट को करते टाइम, वो सारे के सारे आप फुलफिल कर लो। कॉस्ट ऑडिटर को हो सकता है कि कुछ ऐसे लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ भी कंप्लाई करना पड़े। अपने खुद के इंस्टीट्यूट के दिए हुए नॉर्म्स, खुद के दिए हुए स्टैंडर्ड्स के साथ ही साथ हो सकता है कि आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स का भी जो है करना पड़े, सामना कंप्लाई करना पड़े आपको, तो आपको उनका सामना करना है। सामना एज एन आपने उनको भी कंप्लाई करना है, ठीक। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये एक न्यू टर्म है और ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये इस स्टैंडर्ड से ही पूछा जाए, एज इन की पूरा स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करो कि 103 क्या है। आपसे अकेले में भी ये शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है बेसिकली एक ऐसी स्किल जो कि एक ऐसे इंसान में होनी चाहिए जिससे कि अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ हो रही है, कोई भी चीज़ गलत हो रही है, तो आप वो चीज़ का पता लगा सको। कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सीइंग समथिंग एंड आपको हर चीज़ बिल्कुल ही ओवरऑल ठीक दिख रही है, हर चीज़ आपको बहुत ही स्मूथ वर्किंग दिख रही है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मीन्स कि आपके पास एक ऐसी स्किल है, आपके पास एक तीसरी आंख है, लेट्स से, जो कि हर अच्छी चीज़ में से भी कुछ ना कुछ निकाल ही ले। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट ऑडिट में जाओगे या फिर किसी भी तरीके के ऑडिट में आप जाओगे तो फिर उसके स्टेटमेंट्स को देखते ही आपको एकदम से नहीं पता लग जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है या नहीं। सो इट इज़ बेसिकली अ स्किल, इट इज़ योर यू नो योर फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन, कि आप अपने ब्रेन का आपका फंक्शन ही इस तरीके से हो कि आप उनके अंदर से भी ये सोच सको कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है ना, आप वो चीज़ें फाइंड करो, वो फाइंडिंग्स आप निकालो। दैट इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। चलिए पढ़ते हैं एक बार। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? कि एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है और हमेशा ही क्वेश्चन करता है इवेंट्स को, ठीक है। और कोई भी एरर्स है सिचुएशन में से, कोई भी एरर्स है, उन सारे एरर्स को आप निकालते हो एक ऑडिट कंडक्ट करते टाइम। ये एक ऐसी स्किल है जो ऑडिटर को अलर्ट बनाती है। आप हर चीज़ के लिए अगर अलर्ट हो, इसका मतलब कि आप हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट आपने देखी, चलो जी ठीक है ये सब चीज़ तो ठीक है, नहीं, आप हर चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर रहे हो। उसमें से कोई भी मिस्टेक है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, तो वो आप अच्छे से निकाल रहे हो, ठीक। दैट इज बेसिकली व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर को अलर्ट बनाता है हर एक सिचुएशन के लिए, और ऑडिटर ने जब भी अपना एक ऑडिट का ओपिनियन फॉर्म कर रहा है तो उसे हमेशा ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करनी चाहिए, विच मीन्स कि उसको ये स्किल उसके अंदर हमेशा होनी चाहिए। वो हमेशा ही अपना ऑडिट ओपिनियन देते टाइम बहुत ही अलर्ट एक्ट करे
कि वो इतना अलर्ट है कि वो अपने ऑडिट ओपिनियन हमेशा ही सही दे, कोई भी एरर्स है तो वो हर एरर को उसमें से निकाल पाए एंड एक करेक्ट ऑडिट ओपिनियन दे। देन ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का जो चैप्टर था, जिसमें हमने सेक्शन 148 भी पढ़ा था, ऑडिट क्या होती है क्या नहीं होती सब पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छे से आपको जो चैप्टर 1 का लेक्चर है उसमें भी मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पे भी एक बार आपको बता देती हूँ, दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। कहीं कहीं पे चीज़ें ऐसी होती है जो लिंक्ड आ जाती हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 3 के प्रोफेशनल एथिक्स जो है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो लिंक्ड आ गए थे, एंड मैंने वो भी आपको थोड़े से यहाँ पे उनका भी हिंट दिया, थोड़ा सा आपको उनके लिए भी बताया। यहाँ पे ये चीज़ भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट में हमारे 2 रिस्क आते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ऑडिट रिस्क का ही अपने में क्या मतलब है। ऑडिट रिस्क का मतलब है कि हर चीज को ढंग से लगाने के बाद भी, सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के बाद भी हो सकता है कि आप एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कर दो। ठीक, उसके क्या रीजंस है? उसके ये 3 रीजंस है। इनहेरेंट रिस्क, ये देखो ये फॉर्मूला सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क इंटू डिटेक्शन रिस्क। ये 3 टाइप के रिस्क हैं आपके। फटाफट से मैं आपको इन सब चीज़ों का मीनिंग बता देती हूँ। अभी मैंने आपको ऑडिट रिस्क का मीनिंग बताया कि एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जो है एक ऑडिटर दे देगा, ये है आपका ऑडिट रिस्क। ये रिस्क किन वजहों से है? इन 3 वजहों से है ये रिस्क। सबसे पहला रिस्क है आपका इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है कि आपकी जो बिजनेस की अंदर ही इतने रिस्क हैं कि आप ऑडिट ओपिनियन आपका इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा इंटरनल इनहेरेंट बिजनेस रिस्क की वजह से। जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, इस वजह से हो सकता है कि आपको सही ऑडिट ओपिनियन ना दे पाए एक ऑडिटर, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है आपके हर चीज़ के ट्रांजैक्शन में, उस वजह से आपका ऑडिट ओपिनियन जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। देन वी हैव कंट्रोल रिस्क, जिसका ये मतलब है कि कंट्रोल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से एक ऑडिटर जो है वो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे रहा है। एंड लास्ट है डिटेक्शन रिस्क, कि आप कितने भी चीज़ें लगा लो वो रिस्क आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आप डिटेक्शन रिस्क हमने पढ़ा था, इट कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। क्यों? आपने ऑडिट प्लानिंग ही ठीक नहीं करी, इनएफिशिएंट आपकी प्लानिंग होगी बिजनेस के, आप बिजनेस को ही नहीं समझ पाए, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करने गए आप उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को ही ढंग से नहीं समझ पाए, इस वजह से आप सही ओपिनियन नहीं दे पाए अपना, तो वो है डिटेक्शन रिस्क। एक बार चैप्टर 1 के नोट्स में भी इन सब के बारे में है, एंड यहाँ पे, अरे वाह, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क है एक्सप्रेस करने का एक इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन बाय द ऑडिटर। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है कि आप ये रिस्क है एक्सप्रेस करने का इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ड्यू टू इनहेरेंट फीचर्स। कुछ इनहेरेंट फीचर्स हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, या फिर बहुत ज्यादा ही ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है। कंट्रोल रिस्क का मतलब है इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन है जो कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बाद भी उस चीज को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, और कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो आप ऑडिट प्रोसीजर्स उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो ये है आपका डिटेक्शन रिस्क। ये रिस्क हमने चैप्टर 1 के रिवीजन में भी पढ़ा था कि इसको हम जीरो नहीं कर सकते हो, इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। कॉमन कॉजेज, आपने ऑडिट प्लानिंग ही ठीक से नहीं की, ऑडिट की मेथोडोलॉजी ही गलत लगा ली, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपके पास ऑडिट के क्लाइंट की, जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में आप ऑडिट कर रहे हैं आपको उसके बारे में ही ढंग से कुछ नहीं पता। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप अपना ऑडिट ओपिनियन जो है वो खराब दे सकते हो। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ऑडिट का जो रिस्क है वो कभी भी मतलब जीरो नहीं हो सकता, एंड आप कितने भी अच्छी ऑडिट कर लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज रिस्क हमेशा ही आपके रिस्क जो है वो रहेगा कि एक ऑडिटर जो है वो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे रहा है। एंड लास्ट, चलो मूव करते हैं फटाफट से। लास्ट है आपका कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104। दिस इज द लास्ट स्टैंडर्ड। अभी तक इंस्टीट्यूट ने ये 4 ही स्टैंडर्ड्स दिए हैं। ये स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है? क्लाइंट के बिजनेस का, जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का करने जा रहे हो ऑडिट, उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को आप पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, तभी आप एक स्मूथ, इफेक्टिव एंड करेक्ट ऑडिट कर पाओगे एंड एक करेक्ट ओपिनियन जो है दे पाओगे। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड यही कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनेबल करो, एक कॉस्ट ऑडिटर को हेल्प करे कि उसके पास नॉलेज हो क्लाइंट के बिजनेस की,
जो कि सफिशिएंट है आइडेंटिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके सारे ट्रांजैक्शंस को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड कर पाओ, और एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे से कर पाए सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, एंड एक करेक्ट ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करते हुए अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाए। ठीक, स्कोप क्या है इसका? स्कोप इसका यही है कि ऑब्टेन करो आप क्लाइंट के बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज, एंड कॉस्ट ऑडिटर के पास, उसके मेंबर्स के पास वो सारी नॉलेज हो जिससे कि आप एक अच्छा प्लान बना पाओ एंड इफेक्टिवली सारी चीज़ों को एग्जामिन कर पाओ। डेफिनेशंस नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा बस आप ये चीज़ें एक बार देख सकते हो इसमें कि ये इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एक बार थोड़ा सा बस मैं आपको ब्रीफ आउट कर देती हूँ, क्योंकि आपको भी बस ये ब्रीफली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको हर पॉइंट बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास लेकिन नो डाउट हर चीज़ की होनी चाहिए। कॉस्ट ऑडिटर के पास एडिक्वेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस की, बिजनेस के प्रोसेस की, बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक, बिजनेस के हर चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब आता है कि एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में आप लोगे, उसके एनवायरनमेंट के बारे में आप पूरी लोगे नॉलेज, उसका नेचर कैसा है। ठीक, कोई भी जॉइंट प्रोडक्ट बनाता है, वो बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ओनरशिप क्या है उसकी, गवर्नेंस कैसी है, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है वो, वहाँ पे कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगते हैं, आप एंटिटी का परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर कर रहे हो। ठीक, एंटिटी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, उस पर हर चीज़ के बारे में आप पता करोगे। ठीक, इंटरनल कंट्रोल के बारे में आप देखोगे कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, कंट्रोल इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है। मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो किस तरीके के हैं, ओवरऑल क्या वो एक दूसरे की बातों को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एथिकल बिहेवियर है या नहीं, हायरार्की कैसी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका रिस्क असेसमेंट करोगे, बिजनेस रिस्क देखोगे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, ओवरऑल बिजनेस की हर तरीके की नॉलेज आप ऑब्टेन करोगे। बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो कौन से बिजनेस में फॉल करता है, कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करता है, उसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसका क्या प्रोसेस है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, या फिर सर्विस रेंडर अगर बिजनेस है तो फिर उसका क्या प्रोसेस है सर्विस रेंडर करने का, उसकी क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसको लगते हैं, कितना उसका प्रॉफिट है, उसके अंदर एथिकल बिहेवियर फॉलो हो भी रहा है या नहीं, वहाँ का कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है, कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, और रिस्क असेसमेंट आप करोगे उनका कि ओवरऑल रिस्क कैसे है वहाँ पे। कॉस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप देखोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, आप उनके कॉस्ट स्टेटमेंट्स में आप ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करोगे, रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स कैसे हैं वो आप आइडेंटिफाई करोगे, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देखोगे, कंट्रोल एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सारी आप देखोगे, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को आप मॉनिटर कैसे करते हो, मतलब कि मेजर एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, इंटरनल एक्टिविटीज को कैसे आप मॉनिटर करता है ऑर्गेनाइजेशन, आप इवेलुएट करोगे कि इंटरनल ऑडिट कैसा चल रहा है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं वो इंटरनल ऑडिट से आपको पता लगेगा, तो इंटरनल फंक्शन कैसा है वो भी आपको देखना है। राइट, बेसिकली इंफॉर्मेशन हर चीज आपने जो है लेनी है ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट, आईटी इन्वायरमेंट कैसा है, कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, रिस्क कितना है, एंड ये मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे दिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि थ्योरी चैप्टर है तो थोड़ा लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, ये आपके जून 2019 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। कॉस्ट ऑडिटर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इट्स क्लाइंट्स बिजनेस, इट्स प्रोसेसेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, मेकिंग अ रेफरेंस टू रेलिवेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप बताओ कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहले तो ये कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, एडिक्वेट नॉलेज चाहिए क्लाइंट के बिहेवियर की, तो नॉलेज की बात हमने जस्ट अभी करी, कौन सा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड था वो 104, लास्ट स्टैंडर्ड है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है, इसके रिलेटेड आपको बताना है कि किन किन चीज़ों का ऑडिटर ने ध्यान रखना है, तो आप क्या क्या बताओगे, इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं, बिजनेस को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना है, बिजनेस के जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर, उसके आईटी गवर्नेंस, उसका इन्वायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इंटरनल ऑडिट कैसा है,
कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, किस तरीके से मेंटेन करे हैं, हर चीज़ जो है आपने एक ऑडिटर के पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज जो है उसने ऑब्टेन करनी है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू कंडक्ट a proper cost audit and in order to give the most appropriate audit opinion in the cost audit report। cost audit report में most appropriate audit opinion वो express करे, इसलिए ज़रूरी है कि वो business के processes को, environment को, हर चीज़ को अच्छे से analyze करके understand कर ले। ठीक, ये यहाँ पे आंसर है, या फिर आप यहाँ से भी यही आंसर बेसिकली यही कि स्टैंडर्ड में जो जो चीज़ें लिखी हैं उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए ये क्वेश्चन है, ये भी जून 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एज पर कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड 103। कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड 103 के हिसाब से आपने बताना है प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मैंने वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मार्क किया था, तब भी आपको बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है। एंड देखो एग्जाम में आ रखा है। प्रोफेशनल जजमेंट का क्या मतलब है एंड स्केप्टिसिज्म में क्या मतलब है। प्रोफेशनल जजमेंट का अगर आप बेसिकली मतलब देखो तो ये है कि जितने भी आपने इंफॉर्मेशन गेन करी है, जितने भी आपने आपके खुद का एक्सपीरियंस है, जितनी भी नॉलेज आपने लिया है, जितनी भी ट्रेनिंग करी है, सब कुछ आप एक साथ लगा के अपना एक ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करो। ठीक, अपना ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करो, आपके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, पूरी ऑडिट एंगेजमेंट की आपके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी ट्रेनिंग, अपनी नॉलेज, हर चीज़ को लगा के आप एक प्रोफेशनल जजमेंट दोगे। ठीक, कि आपके हिसाब से हर चीज़ ठीक है या नहीं है। एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, ये एक स्किल है एक ऑडिटर की कि वो ग्रैब करे सारी की सारी जितने भी एरर्स हैं वो सारी की सारी ग्रैब करे, हमेशा अटेंटिव रहे, अलर्ट रहे एंड वो स्किल अपनी हमेशा ऑन रखे। इट्स जस्ट लाइक अ थर्ड आई। ये लिखना नहीं है पर याद रखने का एक तरीका है कि बेसिकली एक तीसरी आंख है कि अगर आपको हर चीज़ ठीक भी दिख रही है तब भी आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें से ग्रैब आउट कर सको एरर्स को। प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, अगर आपने वो चीज़ के बारे में पढ़ना है तो आप वापस से अपने नोट्स में ऊपर जाके ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, एंड यस दैट कम्स टू एन एंड नाउ। पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है। मैंने आपको थोड़े से थ्योरी क्वेश्चंस भी दिखाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडेज रिविजन लेक्चर। आई होप कि आपका रिविजन अच्छे से होगा कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, आपको डिफरेंस समझ में आया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का। आज हमने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किया है, अभी तक इंस्टीट्यूट ने 4 ही इशू करे हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव इनफ एंड इफ यू डिड देन प्लीज अपने फेलो CMA फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी फटाफट से अपने सारी चीजें रिवाइज कर पाए इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एंड फॉर द नोट्स आई रिपीट इट वंस अगेन, you can WhatsApp me on the number given in the description box। description box में जो नंबर है उससे मुझे WhatsApp कर दीजिए। I would love to give all of you the notes and simultaneously I have made a special group जहाँ पे कि आप हमेशा ही अपडेट रहोगे हर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। जो भी अपडेट्स आपके लिए नेसेसरी हैं सब चीज़ सबसे पहले आप ही तक पहुँचेंगी। तो जब आप मुझे WhatsApp करेंगे तो मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन द ग्रुप ताकि आपके पास भी सारी अपडेट्स घर बैठे बैठे फटाफट से पहुंच जाए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।